हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। 70वीं बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए मैं जो आपको संभावित एसए और जीएस का इम्पॉर्टेंट सेक्शन करा रहा हूं, आज उसी कड़ी में हम लोग जीएस 2 के इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी सेक्शन वाले में शॉर्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं प्रत्येक दिन जीएस के अलग अलग सेक्शन से शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आता हूं। आज उसी कड़ी में हम लोग इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी सेक्शन से 5 क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यह 70वीं बीपीएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग कौन सा क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे आपको शॉर्ट लिखने के लिए, तो बोलेगा कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग कौन सा करेंगे, भारत के तटीय मैदान की आर्थिक महत्ता। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे बिहार में नदी जोड़ो परियोजना। थर्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे शहरीकरण किस प्रकार आर्थिक विकास का इंजन है। फोर्थ करेंगे बिहार में पर्यटन की क्या संभावना है। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग करेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात। दोस्तों, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमेशा 80 से 90 शब्दों के बीच ही देने का प्रयास करिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जहां पर आपको पीडीएफ मिल सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। अब देखिए, पहला क्वेश्चन जो है कि भारत के तटीय मैदान की आर्थिक महत्ता क्या है। अब देखिए, अब इसको शॉर्ट में हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं तटीय मैदान क्या होता है। देखिए, तटीय मैदान समुद्र के किनारे फैले समतल और उपजाऊ क्षेत्रों को कहते हैं। आप देखेंगे कि यह मैदान समुद्र और मुख्य भूमि के बीच स्थित होता है और यहाँ पर देखिएगा प्रायः नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से यह बना होता है, इसलिए यह बहुत उपजाऊ भी होता है। अब देखिए, आर्थिक महत्ता क्यों, इसका आर्थिक महत्ता क्यों होता है, क्योंकि यह कृषि के लिए उपयोगी है, मत्स्य पालन के लिए उपयोगी हो जाता है, पर्यटन के लिए उपयोगी हो जाता है, ऊर्जा उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए भारत के तटीय मैदानों का बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब रोल है, मतलब बहुत ही उसका महत्व है। अब चलिए इस प्रश्न का आंसर हम कैसे करेंगे शॉर्ट में देखते हैं। सबसे पहले हम भूमिका लिखने का प्रयास करेंगे। अब भूमिका शॉर्ट में होगा कि भारत का तटीय क्षेत्र लगभग 7516 किलोमीटर लंबा है, जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब देखिए, ये संपूर्ण भारत का तटीय क्षेत्र बता रहा है। आप देखिएगा कि भारत के क्या बोलते हैं, भारत के मुख्य भूमि की तटीय रेखा 6100 आप देखेंगे किलोमीटर है, लेकिन इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जब मिल जाता है तो यह 7516.6 किलोमीटर लंबा हो जाता है। अब देखिए, यह एक्चुअली व्यापार और कृषि और उद्योग और पर्यटन जैसी आर्थिक गतिविधियों के लिए बहुत ही मोस्ट महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत ही मतलब गतिविधियाँ फलती फूलती है। अब कैसे, अब देखिए तटीय मैदान में ना एक्चुअली कृषि के लिए बहुत ही एक प्रकार से और बागवानी के लिए ना उपयुक्त जगह हो जाता है। और कहने का मतलब है कि यहाँ पे बंदरगाहों की जो उपलब्धता होती है, तो यहाँ पे आयात निर्यात इन सब चीज़ों के लिए ना बहुत ही एक प्रकार से अच्छा स्थान मिल जाता है। इसलिए यहाँ पे पर्यटन और आर्थिक गतिविधियाँ बड़े पैमाने पर मतलब विकसित होती है। अब इतना बताएंगे तो फिर इसको मुख्य पॉइंट से आप इसका आंसर दर्शाएंगे कि क्या लिखना है आपको। तो चलिए देखते हैं। इसकी आर्थिक महत्ता को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। अब देखिए, पहला पॉइंट आप क्या बताएंगे कि व्यापार एवं बंदरगाह मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और कोच्चिन जैसे बंदरगाह निर्यात आयात का एक प्रकार से केंद्र होते हैं। अब देखिए, तटीय क्षेत्रों में बंदरगाह होने से समुद्री व्यापार ना एक्चुअली सुगम हो जाता है और समुद्री मार्ग सबसे सस्ता और एक प्रकार से बड़ा परिवहन साधन है, इसलिए यह ना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए सेकंड, मछली पालन। केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में एक प्रकार से यह प्रमुख व्यवसाय है। जितने भी तटीय क्षेत्र होते हैं ना, वो मछली पालन के लिए एक प्रकार से ना बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब स्थान हो जाता है। आप देखेंगे इससे लाखों मछुआरों की आजीविका इसी पर निर्भर होती है। आप देखेंगे मछलियों और समुद्री उत्पादों का निर्यात करके एक प्रकार से बहुत सारे मतलब धन का अर्जन किया जाता है, जिससे देश का भी एक प्रकार से आर्थिक सशक्तिकरण होने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलता है। मतलब सरकार एक प्रकार से इसे अपनी आर्थिक नीति का हिस्सा मानती है। अब थर्ड देखिए, पर्यटन।
आप देखेंगे गोवा, केरल और अंडमान निकोबार में तटीय पर्यटन से रोजगार बढ़ता है। अब देखिए कैसे, मतलब तटीय पर्यटन से रोजगार कैसे बढ़ता है। अब देखिएगा समुद्री तट पे, मतलब जो गोवा, पुरी, मरीना बीच, इस तरीके के जो बीच होते हैं घूमने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, पर्यटक वहाँ बहुत सारे जाते हैं। अब देखिएगा एक प्रकार से जैव विविधता का भी केंद्र होता है, जैसे सुंदरबन चले जाइए, अंडमान द्वीप चल जाइए, यह एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, होटल और रिसोर्ट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आप देखिएगा यह अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देता है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि ऊर्जा, तटीय क्षेत्र में तेल गैस उत्पादन और पवन ऊर्जा का विकास होता है। अब देखिएगा कैसे विकास होता है। अब देखिए तटीय जो क्षेत्र होते हैं ना, वो तेल और प्राकृतिक गैस का एक प्रकार से भंडार होते हैं, जैसे कावेरी और कृष्णा गोदावरी बेसिन तेल भंडार को आप देख लीजिए। आप पवन ऊर्जा को ही देख लीजिए, तटीय क्षेत्र में ना बड़े पैमाने पर इसका विकास किया गया है, जैसे गुजरात में चले जाइए, तमिलनाडु में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, यहाँ पे बड़े पैमाने पर आपको पवन चक्कियाँ देखने को मिलेगा। अब देखिए समुद्री इलाकों में ना सूरज की तीव्रता भी अधिक होती है, इसलिए देखिएगा ना कि यह सौर ऊर्जा के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जब इतना बताएंगे तो फिर आप बताएंगे कि मतलब इसकी थोड़ा सा, मतलब इसका क्या मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। तो चलिए देखते हैं हम। अब देखिए यद्यपि आर्थिक दृष्टिकोण से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, परंतु तटीय, क्या बोलते हैं, तटीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तन, चक्रवातों और समुद्री कटाव से प्रभावित होता है। आप देखेंगे कि प्रदूषण और अतिक्रमण भी तटीय मैदानों के लिए बहुत ही बड़ी एक प्रकार से समस्या मतलब हो जाती है। अब देखिए कैसे, कहने का मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे, मतलब जब टूरिस्ट जाएंगे घूमने तो तटीय क्षेत्र को तो प्रदूषित करेंगे ही, और जो चक्रवात या इस तरीके का जो सुनामी आती है तो कहीं ना कहीं समुद्री जो तट होते हैं ना कटाव से प्रभावित हो जाते हैं, तो इसका इम्पैक्ट देखने को यहाँ मिलता है। तो कहने का मतलब आप देखिएगा कि समुद्री जो तटीय इलाका है इसका अगर संतुलित विकास करने के लिए हमें कहीं ना कहीं समुद्री प्रदूषण को रोकने की जरूरत है। आप जलवायु परिवर्तन और सुनामी से बचाव के लिए हमें मजबूत आधारभूत संरचना बनाने की सख्त जरूरत है। जब इतना बताएंगे तो फिर निष्कर्ष लिख देंगे कि निष्कर्षतः भारत के तटीय मैदान आर्थिक रूप से समृद्ध है, लेकिन इसके संतुलित विकास और सुरक्षा के लिए ठोस नीतियों की जरूरत है। इतना आप बताएंगे तो आपका मतलब एक बेस्ट आंसर हो गया। कहने का मतलब है कि जब शॉर्ट में आपको क्वेश्चन पूछेगा तो उसका शॉर्ट भूमिका भी बताना है और मुख्य बिंदु भी शॉर्ट में दर्शाना है और निष्कर्ष भी शॉर्ट में आपको बता देना है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। बिहार में नदी जोड़ो परियोजना। अब चलिए इसमें हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि नदी जोड़ो परियोजना क्या होता है। नदी जोड़ो परियोजना है क्या। अब देखिए यह एक प्रकार का राष्ट्रीय योजना है जिसमें भारत की नदियों को देखेंगे जोड़कर एक प्रकार से जल संसाधन को संतुलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखेंगे इसमें हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने की योजना है, जिससे बाढ़ और सूखे की भी समस्या कम हो और देश में जल आपूर्ति भी बना रहे। ठीक ना। अब इतना आप समझ गए कि नदी जोड़ो परियोजना क्या है, तो अब इसका हम लोग इस पे टिप्पणी करेंगे कि बिहार में नदी जोड़ो परियोजना पे टिप्पणी करें। आएगा तो क्या लिखेंगे, भूमिका देखिए कैसे लिखेंगे आप। बिहार बाढ़ और सूखे की दोहरी समस्या से जूझता है। अब देखिए कैसे, अब बिहार बाढ़ और सूखे की दोहरी समस्या से कैसे जूझता है। अब देखिए उत्तर में हिमालय जो नदियां है वो मानसून में बड़े पैमाने पर बाढ़ लाती है। अब दक्षिण बिहार की नदियां को देख लीजिए, जैसे फाल्गु हो गया, पुनपुन हो गया, यह वर्षा पर निर्भर है और यह क्या करती है, एक प्रकार से सूखे की स्थिति पैदा होती है। वर्षा होती है तो जल होता है, वर्षा नहीं होती तो जल कम हो जाता है। और एक प्रकार से देखेंगे ना कि बिहार में बड़े पैमाने पर जल निकासी की भी उचित व्यवस्था नहीं है, इसीलिए इन समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। अब देखिए नदी जोड़ो परियोजना जल प्रबंधन का एक प्रभावी समाधान हो सकता है। अब कैसे, मतलब एक प्रकार से प्रभावी समाधान हो सकता है कि जब नदियों को जो आपस में जोड़ दिया जाएगा तो अतिरिक्त मतलब जो जल होगा एक प्रकार से जो सूखाग्रस्त में भेजा चला जाएगा, नदियों की वहन क्षमता बढ़ जाएगी। आप देखेंगे जल भराव कम हो जाएगा और इससे जल प्रबंधन बेहतर करने में बहुत ही ज़्यादा मतलब मदद प्राप्त होगी। अब देखिए अब फिर क्या लिखेंगे कि इसकी मुख्य बिंदुओं को निम्न संदर्भों में देख सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, बाढ़ नियंत्रण। अब देखिए इससे बाढ़ को नियंत्रण करने में कैसे मदद मिलेगा। कोसी मेची और बूढ़ी गंडक बागमती लिंक से बाढ़ का असर कम हो जाएगा। अब देखिए इससे उत्तर और दक्षिण की नदियों को जब जोड़ दिया जाएगा तो जो उत्तर में बाढ़ आती है वह और दक्षिण में सूखा, तो उधर से जल जब दक्षिण आ जाएगी तो जल का एक प्रकार से संतुलन बना रहेगा, तो एक प्रकार से बाढ़ का नियंत्रण
बड़े पैमाने पर मतलब अच्छे से हो पाएगा। कहने का मतलब है कि अतिरिक्त पानी को यदि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भेज देंगे तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से बाढ़ नियंत्रण का यह काम करेगा। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या लिखेंगे, सिंचाई सुविधा। अब देखिए इससे कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, मतलब कृषि उत्पादन बढ़ाने में इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। अब देखिए कैसे, अब एक चीज़ ऐसे समझिए, जल की उपलब्धता एक प्रकार से पूरा साल बना रहेगा नदी जोड़ो परियोजना से। आप देखेंगे खेतों के लिए एक प्रकार से जो बाढ़ और सूखा में पहले मतलब प्रॉब्लम होता था सूखा से, अब देखिएगा जब जल उपलब्ध होगा तो किसानों को सिंचाई सुविधा करने के लिए मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होगा और इससे कहीं ना कहीं उसको उत्पादन करने के लिए एक प्रकार से प्रेरणा मिलेगी। अब थर्ड पॉइंट जो बताएंगे कि पानी पीने की आपूर्ति। अब देखिए इससे तीसरा मतलब बेनिफिट क्या होगा। अब देखिए इस परियोजना से कई क्षेत्रों में जल संकट दूर होगा तथा उनको पानी की आपूर्ति अच्छे से हो जाएगी। अब देखिए इससे क्या होगा, जलाशयों और कृत्रिम जो झील होते हैं उसमें पानी का संग्रह हो जाएगा। अब इस एक और इसका फायदा होगा कि भूजल जो है भूजल स्तर उसका सही हो जाएगा, जिससे कुआं और जो नलकूप होता है वह एक प्रकार से चालू अवस्था में रहेगा, वह बंद नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कि पर्यावरणीय प्रभाव। अब देखिए नदी जोड़ने से जल संरक्षण होगा और भूजल स्तर संतुलित रहेगा। अब देखिए इससे क्या होगा, बारिश का पानी व्यर्थ नहीं जाएगा। अब जो भूजल पुनर्भरण होगा तो जल संकट कम होगा। अब देखिए कृषि और उद्योगों के लिए एक प्रकार से पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा। तो फिर उसके बाद पैरा चेंज करके लिखेंगे कि यद्यपि इस परियोजना के बहुत सारे सकारात्मक लाभ हैं, परंतु भूमि अधिग्रहण, वित्तीय कठिनाइयाँ और पर्यावरणीय प्रभाव इस योजना की सबसे बड़ी चुनौतियाँ है। अब देखिए कैसे, अब देखिए इससे क्या होगा ना कि जैव विविधता प्रभावित हो सकती है। सेकेंड इम्पैक्ट इससे क्या होगा कि पारिस्थितिकी संतुलन इससे बिगड़ सकता है। तीसरा होगा कि वन्य जीव और वनस्पतियों पर असर पड़ेगा। और नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका प्रभाव है कि इससे विस्थापन की समस्या बढ़ेगी और जिससे सामाजिक समस्या को एक प्रकार से जन्म देगा। ये जब इतना बता देंगे तो फिर एक इसका 2 लाइन का एक बेस्ट निष्कर्ष देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्या देंगे निष्कर्ष, यदि इस योजना को निष्कर्षतः यदि इस योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जाए तो बिहार की जल समस्या काफ़ी हद तक हल हो सकती है। अब देखिए उत्तर बिहार की बाढ़ और दक्षिण बिहार के सूखे के बीच संतुलन बनाया जा सकता है। अब देखिएगा पीने के पानी और सिंचाई के लिए जल की निरंतरता एक प्रकार से बनी रहेगी। उद्योगों और घरेलू जल आपूर्ति में एक प्रकार से बहुत हद तक सुधार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो समस्या है वो काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। अब चलिए यह भी आपका आंसर इसका शॉर्ट क्वेश्चन में का हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को शहरीकरण किस प्रकार आर्थिक विकास का इंजन है। अब देखिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आएगा कि इस पे आप टिप्पणी करें। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि शहरीकरण क्या है और यह आर्थिक विकास का इंजन कैसे हो जाता है। जब इतना आप समझ लेंगे तो आपके लिए लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए आप देखिए शहरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आप देखेंगे शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं। अब इससे क्या होता है कि शहरों की जनसंख्या और भौगोलिक विस्तार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इससे क्या होता है कि आवासीय बुनियादी ढांचा, उद्योग, व्यापार, परिवहन और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा विकास हो जाता है। तो एक प्रकार से यह आर्थिक विकास का काम करता है। इसीलिए कहा जाता है कि शहरीकरण आर्थिक विकास का इंजन है। अब इसको हम लोग आंसर के रूप में लिखकर देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप भूमिका लिखेंगे एक शॉर्ट में। अब कैसे लेंगे शॉर्ट में, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए शहरीकरण गांवों से शहरों की ओर बढ़ती आबादी और औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को गति देता है। अब देखिए कहने का मतलब है कि कैसे मतलब यह गति देता है। आप इस बात को बखूबी समझ गए। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि यह आवास, बुनियादी ढांचा, उद्योग, व्यापार, परिवहन और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने का काम करता है। तो अर्थव्यवस्था को तो गति मिलेगा ही, आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। अब एक दिमाग में आप क्या रहा होगा कि आर्थिक विकास क्या है। तो देखिए आर्थिक विकास जो है ना एक प्रकार से जो आर्थिक गतिविधियां होती है जैसे औद्योगिकरण, आय, रोजगार और बुनियादी ढांचे में एक प्रकार से यह वृद्धि को दर्शाता है। कहने का मतलब है कि यह सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर में सुधार के रूप में मापा जाता है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे मुख्य बिंदु को, चलिए देखते हैं। इसे हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या बताएंगे
कि रोजगार के अवसर। अब देखिए इसमें क्या लिखना है, शहरों में कारखाने, कंपनियां और स्टार्टअप अधिक होते हैं जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। अब देखिए कैसे, अब रोजगार मिलेगा तो कैसे, मतलब कहने का मतलब कि आर्थिक ग्रोथ मतलब बढ़ेगा। अब देखिए आय में वृद्धि होगा, दूसरा होगा उत्पादन और सेवाओं में वृद्धि होगा, तीसरा होगा कि नए व्यवसाय और निवेश इन्वेस्टमेंट में एक प्रकार से मतलब मदद मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इससे आर्थिक रूप से एक प्रकार से सशक्तिकरण में मदद मिलेगा। सेकंड हम लोग लिखेंगे अच्छा बुनियादी ढांचा, मतलब कहने का मतलब कि शहरीकरण आर्थिक विकास का कैसे इंजन है, तो कहेंगे कि आर्थिक बुनियादी ढांचा, कहने का मतलब अच्छी सड़कें, बिजली, इंटरनेट और परिवहन से आर्थिक गतिविधियां तेज होती है। अब कैसे, देखिए बेहतर परिवहन होगा तो व्यापार और आवाजाही में तेजी आएगी। अब देखिए अब इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं, मतलब कहने का मतलब है संचार और डिजिटल सेवाएं अगर बेहतर होगी तो इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं एक प्रकार से व्यवसायों को बढ़ावा भी देने का काम करती है। आप देखेंगे कि स्वास्थ्य और शिक्षा बेहतर होगा तो मानव संसाधन, मतलब एक स्वस्थ आदमी ही एक प्रकार से मतलब बेहतर मानव संसाधन के रूप में मतलब उत्पादनशीलता को बढ़ा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या बताएंगे कि नवाचार और उद्योग, कहने का मतलब है कि शहर नई तकनीक और व्यापार के विकास का केंद्र होते हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। कहने का मतलब कि शहरीकरण कैसे आर्थिक विकास का इंजन है, तो देखिए शहरों में आप देखेंगे कि नए नए मतलब रिसर्च सेंटर होते हैं, आप देखेंगे आप बड़े बड़े स्तर का उद्योग वहाँ पे खुलता है, मतलब फैक्ट्री स्थापित होती है। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से वहाँ पे जो मतलब नवाचार का मतलब सृजन होता है, चाहे बड़े बड़े इंडस्ट्री लगती है, तो एक प्रकार से वह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना अहम योगदान देता है। इतना जब बता देंगे तो फिर अब बताएंगे कि यद्यपि शहरीकरण आर्थिक विकास को तेज करता है लेकिन इससे क्षेत्रीय असमानता, अव्यवस्थित जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्या भी बढ़ती है। मतलब शहरीकरण भले ही आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है लेकिन इससे कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती है। अब देखिए क्या, अब देखिए क्षेत्रीय असमानता, अब देखिए शहरों में संसाधन की अधिकता होती है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे आप गरीबी बढ़ती जाती है। अब इससे एक जनसंख्या का भी बढ़ावा मिलता है। कैसे, गांवों से शहरों में देखेंगे तेजी से प्रवास होने के कारण आप शहरों में देखेंगे कि झुग्गियों और को बहुत ज़्यादा निर्माण हो जाता है, वहाँ पर देखेंगे कि बुनियादी सेवाओं का अभाव हो जाता है। अब देखिए कहने का मतलब है कि पर्यावरण प्रदूषण की भी समस्या होती है। कैसे, आप देखेंगे बड़े पैमाने पर अगर उद्योगों का स्थापना होगा, मतलब परिवहन का मतलब बेतहाशा वृद्धि होगा तो औद्योगिकीकरण और वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण आप देखेंगे कि वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। तो एक प्रकार से यह समस्या को जन्म देगा। फिर इसका एक बेस्ट निष्कर्ष हम लोग दे देंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए निष्कर्ष हम लोग क्या लिखेंगे कि निष्कर्षतः शहरीकरण आर्थिक विकास का इंजन है लेकिन इसे संतुलित और योजनाबद्ध तरीके से प्रबंधन करना आवश्यक है ताकि पर्यावरण और सामाजिक असमानता जैसी समस्या कम हो। अब देखिए कैसे मतलब शहरीकरण को संतुलित और योजनाबद्ध तरीके से प्रबंधन करेंगे। तो पहला मतलब मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, इतना ही लिख देंगे तो आपका आंसर हो गया, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला, स्मार्ट सिटी योजना को बढ़ावा दीजिए, बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा दीजिए, आप पर्यावरणीय सुधार पर ध्यान दीजिए जैसे कि ग्रीन एनर्जी, वर्षा जल संचयन, कचरा प्रबंधन पर ध्यान दीजिए, आर्थिक विकेंद्रीकरण पर ध्यान दीजिए। आप शहरों में जो झुग्गियों में रह रहे हैं उनके लिए सस्ती आवासीय योजना लाइए, तब इन सब चीज़ों से उनकी समस्याएं काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी और शहरीकरण सच में एक आर्थिक इंजन के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, या इसका भी आंसर आपका हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार में पर्यटन की संभावना, इस पे टिप्पणी करना है। अब देखिए इस पे टिप्पणी करना है तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप समझिए पर्यटन में आपको ऐसे बखूबी पता होगा बट फिर भी जानिए कि पर्यटन सिर्फ घूमना ही नहीं होता है, मतलब एक जगह घूम रहे हैं। पर्यटन वह गतिविधि है जिसमें देखिएगा लोग मनोरंजन, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या प्राकृतिक उद्देश्यों से बहुत सारे स्थानों पर जो यात्रा करते हैं, भ्रमण करते हैं, तो वह एक प्रकार से पर्यटन होता है। आप समझ गए। अब देखिए बिहार में पर्यटन की क्या संभावना है, तो एक प्रकार से आप देखेंगे कि बिहार में पर्यटन की एक प्रकार से व्यापक संभावना है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग शॉर्ट में इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले शॉर्ट में आप भूमिका को बताएंगे, देखिए कैसे।
बिहार की ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक धरोहर इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाती है। अब कहने का मतलब है कि इतना जब आप बताएंगे तो उसके बाद यह एक प्रकार से यह भूमिका हो गया। अब उसके बाद कहने का मतलब है नेक्स्ट हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे कि पर्यटन की संभावनाओं को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत हम देख सकते हैं। सबसे पहले एक चीज आप समझ लीजिए कि पर्यटन सिर्फ एक ही प्रकार का नहीं होता है, पर्यटन का प्रकार भी बहुत सारा होता है। जैसे एक देख समझिए, धार्मिक पर्यटन भी होता है, ऐतिहासिक पर्यटन भी होता है, आप देखेंगे सांस्कृतिक पर्यटन भी होता है, आप प्राकृतिक पर्यटन भी होता है। जैसे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में घूम रहे हैं तो ये प्राकृतिक पर्यटन का उदाहरण है। बोध गया, वाराणसी वाराणसी में घूम रहे हैं तो ये धार्मिक पर्यटन का उदाहरण हो गया। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो चलिए क्या लिखेंगे मुख्य बिंदु में, बौद्ध और जैन पर्यटन, मतलब कहने का मतलब बिहार में विकास की संभावना कैसे तलाशेंगे। तो देखिएगा कि बोध गया, राजगीर और वैशाली जैसे स्थल बौद्ध धर्म अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं पावापुरी और कुंडलपुर जैन धर्म से जुड़े प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अब देखिएगा यह कैसे बढ़ावा देगा। तो बोध गया आप देखिए कि भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति हुआ था यहाँ पे, और राजगीर भगवान बुद्ध और महावीर से जुड़ा स्थान है। आप देखेंगे पावापुरी महावीर स्वामी का एक प्रकार से निर्माण स्थल है। तो कहीं ना कहीं बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए यह स्थल प्रमुख तीर्थ स्थल बन जाएगा, और इससे एक प्रकार से बिहार में आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि धार्मिक स्थल कैसे पर्यटन को बढ़ावा देगा बिहार में। तो देखिए, पटना साहिब, पावापुरी, विक्रमशिला जैसे स्थान पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब देखिए कैसे। अब देखिए, धार्मिक पर्यटनों के लिए यह स्थल विशेष आकर्षण का केंद्र बन जाता है। देखिए, आप बोध गया को ही देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का केंद्र बन गया है। गया में देख लीजिए पिंडदान और मोक्ष के लिए मतलब बड़े पैमाने पर लोग जाते हैं। राजगीर को जिसको तपोभूमि का मतलब जगह माना गया है, वहाँ भी मतलब बड़े पैमाने पर लोग जाते हैं। आप सीतामढ़ी में चले जाइए, सीता माता जी का जन्म स्थान है। एक प्रकार से धार्मिक पर्यटनों के लिए एक प्रकार से विशेष आकर्षण का केंद्र बन जाता है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलता है। अब थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे प्राकृतिक पर्यटन। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कैमूर की पहाड़ियां, मंदार पर्वत जैसे स्थल पर जैव विविधता पर्यटन को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं। कहने का मतलब है कि आप इन सब जगहों पे पर्याप्त मतलब पर्यटन को यदि बढ़ावा देंगे तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर इसका मतलब ग्रोथ होगा, बढ़ेगा। अब देखिए, आप प्राकृतिक पर्यटन के रूप में जैसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देख लिए, कैमूर की पहाड़ियां हो गया, आप क्या बोलते हैं मंदार पर्वत जैसे स्थल, तो इनको डेवलप करने की जरूरत है। तो यहाँ संभावनाएं बखूबी बनेगी। अब नेक्स्ट आप देखेंगे सरकार का पहल। अब सरकार मतलब क्या पहल की है कुछ इसके लिए, उसको भी एक लाइन में आप दिखा देंगे। तो देखिए क्या कहेंगे, बिहार पर्यटन नीति 2023 के तहत आध्यात्मिक और इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। कहने का मतलब है बिहार सरकार बौद्ध, जैन, धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। कैसे, आप देखिएगा कि उन जगहों पे बुनियादी ढांचे का विकास करके, जैसे होटल, सड़कें और परिवहन सुविधा में सुधार करके। आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से, जैसे देखिएगा जापान, थाईलैंड, श्रीलंका के साथ बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देकर। आप देखिएगा कि इसको डिजिटल लेवल पे भी इसको प्रचार प्रसार करके सरकार इसको बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही है। फिर आप लिखेंगे कि यद्यपि यहाँ पर्यटन की व्यापक संभावनाएं हैं, परंतु पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, सुरक्षा और प्रचार प्रसार की बड़े पैमाने पर कमी है। अब देखिए, कहने का मतलब है कि इन सब चीज़ों का यहाँ पे मतलब बड़े स्तर पे कमी है। तो कैसे मतलब यह मतलब डेवलप होगा, तो निष्कर्ष में हम यह बताने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे कैसे। अब देखिए, जब अच्छी सड़क और परिवहन सुविधा को आप मतलब बढ़ा दीजिए, होटल रेस्टोरेंट को बेहतर बना दीजिए, मतलब बुनियादी संरचनाओं को बेहतर कर दीजिए, साफ सफाई सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दीजिए, ऑटोमेटिक मतलब यहाँ का पर्यटन व्यवस्था ना काफ़ी हद तक सुधर जाएगा। फिर देखिए निष्कर्ष क्या लिखेंगे। निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि यदि बिहार पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करें तो यह राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है। अब देखिए कैसे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। अब देखिए रोजगार के अवसर बढ़ेगा इससे। अब देखिएगा स्थानीय जो उद्योग है उसको बढ़ावा मिलेगा। अब देखिएगा इस प्रकार से जब विदेशी टूरिज्म आएंगे तो उनसे विदेशी मुद्रा मतलब अर्जन करने में सहूलियत होगी, और बिहार की जो मतलब ऐतिहासिक और जो धार्मिक धरोहर है उनको एक प्रकार से सांस्कृतिक पहचान मिलेगी। तो जब इतना सारा होगा तो राज्य की अर्थव्यवस्था अपने आप मजबूत हो जाएगी। जब इतना आप लिख देंगे तो आपका शॉर्ट आंसर हो गया।
अब चलिए नेक्स्ट और लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। अब चलिए देखते हैं इसको। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इस पे टिप्पणी करने के लिए आएगा तो एक चीज मैं पहले आपको समझा देता हूं। जब केवल उष्णकटिबंधीय चक्रवात इतना ही अगर लिख दे तो आप यह नहीं बताना शुरू करिएगा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है, कितने प्रकार का होता है, कैसे आता है, क्या आता है। नहीं, यदि मैं आपसे पूछूं कि आप केवल कहूं कि आप अपने बारे में टिप्पणी करिए तो आप अपने बारे में सारे चीज बताएंगे। मतलब कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, मतलब आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। उसी प्रकार से इसको आंसर ना मतलब एक तमाम बिंदुओं को इसके परिप्रेक्ष्य में शॉर्ट में आपको दर्शा देना है। अब देखिए आपको जब मैं बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कैसे इसको हम लिखेंगे। अब देखिए सबसे पहले आप ये मैं आपको समझा देता हूं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है। वैसे आपको पता होगा क्योंकि आप पीटी में इसे बहुत पढ़े होंगे, तो थोड़ा सा मेरे से भी आप समझ लीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बहुत तेज गति से घूमने वाली एक प्रकार से एक विशाल हवा की प्रणाली होती है जो समुद्र में गर्म पानी के ऊपर बनती है। इसे आमतौर पर देखेंगे कि अलग अलग स्थान पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि हरिकेन हो गया या टाइफून हो गया। आप समझ गए, यहाँ शॉर्ट में ही समझिए, पीटी में मैं इसे विस्तार से आपको समझाऊंगा। अब देखिए इसको आंसर कैसे करेंगे। भूमिका आप सबसे पहले लिखेंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात समुद्री क्षेत्र में बनने वाले शक्तिशाली तूफान होते हैं जो तटीय क्षेत्रों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। अब देखिए इतना जब लिखेंगे तो यह आपका एक बेस्ट मतलब भूमिका मतलब हो गया। अब जब बेस्ट भूमिका हो गया तो फिर अब इसकी मुख्य बिंदुओं को शॉर्ट में आपको दर्शा देना है। अब देखिए शॉर्ट में कैसे दर्शाएंगे। अब देखिए आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि यह कैसे भारी नुकसान पहुंचाता है, तो यह भी मैं थोड़ा सा आपको मतलब ना एक बता देता हूं कि देखिए तटीय क्षेत्रों में एक प्रकार से भारी बारिश, तेज हवाएं और बाढ़ जैसी समस्याएं जब उत्पन्न हो जाती है तो ऑटोमेटिक नुकसान तो होगा ही। अब चलिए फिर इसका मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। अब देखिए इसकी मुख्य बिंदुओं को कहने का मतलब है कि निम्न रूपों में आप समझ सकते हैं। अब पहला पहला कैसे लिखेंगे कि कैसे बनता है, इसके संदर्भ में आपको बताना है शॉर्ट में। तो देखिए गर्म समुद्री जल से ऊर्जा लेकर तेज हवा और बारिश रूप में यह विकसित हो जाता है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से इसे बता देता हूँ, मतलब बहुत जल्दी। देखिए जब समुद्र का तापमान 27-28 डिग्री से जब अधिक हो जाता है तो पानी से भाप उठने लगती है, और जब गर्म भाप ऊपर उठकर ठंडी होने लगती है तो बादल का निर्माण होने लगता है। और इससे क्या होता है कि समुद्र के ऊपर हवा का दबाव कम हो जाता है और आसपास की जो हवा होती है वो खाली जगह को भरने के लिए तेजी से घूमने लगती है। और जैसे जैसे आप देखेंगे यह प्रक्रिया तेज होती है तो तेज हवा बादलों का एक बड़ा समूह बन जाता है और इसी को हम चक्रवात कहते हैं। आप देखिएगा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक गोलाकार घड़ी की सुई के विपरीत वाली दिशा में तेज हवा बनकर घूमती है, और जब यह तटों से टकराती है तो भारी बारिश और तेज हवाएं और बाढ़ लाने का काम करती है। आप समझ गए कैसे बनते हैं शॉर्ट में। अब इसका देखिए इसका प्रभाव क्या होता है। चलिए इसका प्रभाव हम समझने का प्रयास करते हैं। इससे जान माल की हानि, बाढ़, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े स्तर पर नुकसान होता है। देखिए दोस्तों जब यह आती है तो बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। बाढ़ आती है तो देखिएगा जो कृषि फसलें उसका नुकसान हो जाता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना होता है वह टूट फूट जाती है। तो फिर से दोबारा से उसे बनाने के लिए सरकार को एक बड़े पैमाने पर प्रयास करना होता है। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से देश को या जहां भी आता है उसको बड़े नुकसान झेलना पड़ता है। अब जब कैसे बनते हैं, इसका प्रभाव क्या होता है, तो फिर एक हाल का उदाहरण बता देंगे कुछ चक्रवातों का नाम लिखकर। जैसे देखिए चक्रवात दाना 2024 में ओडिशा के तट पे आया था, जबकि फेंगल चक्रवात दाना के बाद आया था। अब देखिए फेंगल ना बंगाल की खाड़ी में मतलब इसका उद्भव हुआ था और यह तमिलनाडु के तट पर टकराया था। तो इसके विषय में ज़्यादा नहीं बताना है क्योंकि हमको शॉर्ट में ही थोड़ा सा बता देना है। फिर उसके बाद बताएंगे सरकारी कदम। अब देखिए आपदा प्रबंधन, चेतावनी प्रणाली और राहत अभियान के तहत प्रभावों को कम करने का प्रयास किया जाता है। अब देखिए जब चक्रवात आती है तो सरकार मतलब कैसे कदम उठाकर मतलब वो मतलब इसको कम करने का प्रयास करती है। तो देखिए चेतावनी प्रणाली मतलब मौसम विभाग सैटेलाइट और रडार की मदद से आप देखेंगे चक्रवात की जानकारी पहले से दे देता है। आप देखेंगे कि जो मछुआरे होते हैं जो समुद्र में जाते हैं उनको पहले ही चेतावनी दे दी जाती है। अब कहने का मतलब है कि सरकार एनडीआरएफ टीम को देखेंगे सरकार एक प्रभावित क्षेत्रों में भेजती है और लोगों को वहां से निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाई जाती है ना। अब फिर इतना लिख देंगे तो फिर बताएंगे कि यद्यपि
इससे बचाव के लिए बहुत सारे सरकारी कदम उठाए जाते हैं, परंतु शहरी निकास जल निकासी प्रणाली इतनी कमज़ोर होती है जिससे मतलब समस्याओं को सामना मतलब करना पड़ता है, और पुनर्वास योजनाएं भी बहुत धीमी होती है जिसका नुकसान उठाना पड़ता है। अब देखिए कैसे, आप देखेंगे कि शहरी जल निकासी प्रणाली काफ़ी कमज़ोर होती है, तो शहरों में जो पानी आती है उसके निकालने की सही व्यवस्था नहीं होती, जो बारिश होती है। आप देखिएगा चक्रवात के बाद जब पानी जम जाता है तो उससे बाढ़ और गंदगी बड़े पैमाने पर फैल जाती है, यह एक बहुत बड़ी समस्या होती है। अब देखिए पुनर्वास की समस्या कैसे होता है। चक्रवात के बाद देखिएगा प्रभावित लोगों को नए घर और राहत सामग्री मिलने में देर हो जाती है। अब देखिएगा गरीब लोग जिनके घर बर्बाद हो जाते हैं, नई जगह बसाने में उनको ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब देखिए सरकारी योजनाएं बनता तो ज़रूर है, लेकिन आपको भी पता होता है कि वह कितने जल्दी अमल होता है, मतलब कितने जल्दी लागू होता है, वो बहुत धीमा धीमा चलता है, कछुआ चाल की तरह। तो इसका नुकसान बड़े पैमाने पर उठाना होता है। अब फिर इसका एक बेस्ट निष्कर्ष बता देंगे कि निष्कर्षतः जलवायु परिवर्तन के कारण चक्रवातों की तीव्रता बढ़ रही है, अतः आपदा प्रबंधन को और मजबूत बनाने की जरूरत है। अब देखिएगा क्लाइमेट चेंज होने के कारण ना इस तरह की समस्याओं में ना व्यापक बढ़ोतरी हो रही है, तो हमें अपने स्तर से क्या करना होगा, आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाना होगा, तभी जाकर मतलब इस समस्याओं से काफ़ी हद तक हम बचेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, अब देखिए अत्याधुनिक सैटेलाइट और रडार को मतलब यूज करके सटीक भविष्यवाणी करने की जरूरत होगी, और लोगों को आप देखिएगा एसएमएस मोबाइल ऐप से ज़्यादा लोगों तक चेतावनी पहुंचाइए। और इन क्षेत्रों में जहाँ पे इस तरीके की समस्याएं आती है, आप बुनियादी ढांचे को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, जैसे मजबूत मकान, चक्रवात आश्रय गृह, ऊंचे बांध बनाया जाए। आप देखिए जल निकासी को बेहतर बनाया जाए ताकि बारिश का पानी जल्दी निकल सके। अब एनडीआरएफ और राज्य जो आपदा बल होती है उनको स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास किया जाए, जिससे वह सुविधाओं को जल्द से जल्द उनको उपलब्ध कराएं। और नेक्स्ट कहने का मतलब है कि पेड़ लगाने का प्रयास किया जाए, जैसे मैंग्रोव जंगलों को बचाया जाए, क्योंकि यह समुद्री तूफानों से बड़े पैमाने पर हमें बचाने का काम करते हैं। तो कहने का मतलब है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक प्रकार से प्राकृतिक आपदा है, और इससे बचने के लिए हमें उपाय इस रूप में करना होगा, क्योंकि हमें प्रबंधन को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। दोस्तों हमने इसका एक बेस्ट आंसर देने का प्रयास किया पांचों क्वेश्चंस को। दोस्तों एक चीज को मैं और एक बार इसे समझा देता हूं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जब पूछेगा केवल इतना ही लिख के, तो इसका आंसर अपने ढंग से मत लिखने का प्रयास करिएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ऐसे होता है, इतने प्रकार का होता है, इसको शॉर्ट में इसके समस्त बिंदुओं को दर्शा देना है। मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूं कि यह क्या है, कैसे बनता है, इसका प्रभाव क्या है, इसका कुछ तत्कालिक उदाहरण, इसके लिए गवर्नमेंट क्या कदम उठाती है, मतलब इससे क्या समस्याएं हो जाती है, और जो समस्याएं होती है तो गवर्नमेंट को इसको प्रबंधन करने के लिए क्या मतलब मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, इसको शॉर्ट में बता देंगे तो इसका बेस्ट आंसर हो गया। अब चलिए दोस्तों हमने पांचों क्वेश्चंस को अच्छे से कराने का प्रयास किया, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट मैं जो शॉर्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा हो सकता है वह पॉलिटी का होगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।